नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी हिमाचल और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। अब वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन दोनों राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार। अब ऐसे में कांग्रेस और आप के दावों पर जनता को कितना एतबार होगा, ये तो वक्त तय करेगा। हिमाचल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। वहीं गुजरात में आप और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कहा जा रहा है कि 2024 की लड़ाई से पहले क्या ये सेमीफाइनल है, और जो इन दोनों राज्यों में बाजी मारेगा वो पार्टी 24 के लिए बढ़त बना लेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए राजनीतिक बयानबाजी। हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा, और उस पैसे से वो महंगाई जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से मुकाबला कर सकें। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो हमारा आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूं, तो पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के खत्म होते देखिए कहां आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे। किसी ने पूछा साहब वादों की झड़ी, तो किसी ने जवाब दिया चुनाव बगल में। आज देश का सवाल क्या है, 2024 की लड़ाई से पहले गुजरात हिमाचल क्या सेमीफाइनल है, पता चलेगा कि वोटर्स का मूड क्या है। हिमाचल में एक बार कर सरकार आती, अगर आप एक बार वीरभद्र सिंह को छोड़ दिए तो 82 और 85 को, तो क्या इस बार ट्रेंड चेंज होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो भाषण दिया वो यही कहा कि आप दोबारा लाइए, बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस या आप बनाएगी नया रास्ता। गुजरात में इस बात की चर्चा बहुत तेज है। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इन दोनों राज्यों में चुनाव का 2024 में कितना असर पड़ेगा और आज माहौल क्या है, वादों की झड़ी किसकी लंबी। हमारे साथ जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ होंगे, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ हिमांशु भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट गुजरात से भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आलोक सर, आपके पास दो चीजें एक साथ चल रही हैं। पहला, आप हिमाचल देखिए, बाइपोलर है, दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने गिव अप कर दिया, कहा साहब नहीं है, वहां सारा फोकस गुजरात में है। अब जो ट्रेंड रहा है सर इतने सालों से, वो एक बार वाला रहा है, बीजेपी और कांग्रेस वाला। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जब कहा तो कहा साहब ये 5-5 साल वाली दवाई मत लीजिए, एक दवाई परमानेंट लीजिए, इलाज पक्का हो जाएगा। आलोक सर। देखिए रजत जी, ये सही है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बार बार इलाज नहीं बदलना चाहिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी में जिस पर कर रहे हैं उसी पर करिए, ये बात सही है।
कुछ हद तक स्थायित्व का एक अपना लाभ होता है, जो मध्य प्रदेश में हमने देखा और राज्यों में देखा। लेकिन मैं अभी पहले आपकी खबर, चूंकि आप वही बैठे हैं, आज जयनारायण व्यास जो गुजरात में जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, मैं मानता हूं गुजरात की दृष्टि से, हिमाचल में तो ठीक है जैसा होता है, वहां के लोग ज्यादा फायदा भी जिनको मिलता है, गुजरात में बहुत फायदा मिला है, लेकिन पार्टी की दृष्टि से बीजेपी के लिए एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा नेता का जाना ये शुभ संकेत नहीं है। पार्टी जीते लेकिन उसमें इस तरह के जो दिग्गज नेता हैं उनका छोड़ना ये जरूर एक निशानी दिखा रहा है कि गुजरात में भी अभी एक बड़ी चुनौती है। हिमाचल में चुनौती इसलिए है कि लेकिन वहां पर कोई दूसरा नेता नहीं है। बीजेपी के पास जेपी नड्डा उसके अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर नेता हैं जो भविष्य के लिए, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पहले के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो बीजेपी के पास बड़ी कतार है, युवाओं की भी और बुजुर्गों की। गुजरात में नया चेहरा जरूर है और मोदी जी के नाम पर ही सब जगह वोट मिलता है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि उसके जो वर्कर्स हैं, वोटों का अंतर है। आम आदमी पार्टी चाहे पहचान न बना सके, कांग्रेस आज भी रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में कांग्रेस एक चुनौती है बीजेपी के ठीक लिए। है, लोग ये भी तो कह रहे हैं आलोक जयनारायण व्यास साहब कि जैसा बहुत नेता जाते साइलेंटली हैं, कांग्रेस नुकसान होगा। चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का क्या ग्राफ बढ़ा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जयराम विप्लव जी के पास चलेंगे। जयराम जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हिमाचल में कही। उन्होंने कहा साहब रक्षा की दलाली कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा 5-5 साल वाली विरासत का आप दे दीजिए, कांग्रेस को विकास नहीं होगा। कहा परमानेंट दवाई लीजिए साहब, और यहीं से 25 साल तय होंगे हिमाचल के कि भविष्य क्या होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो देश के और हिमाचल के लोगों के हित को ध्यान में रख के ही कहा, और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि रिवाज भी बदला है और देश की राजनीति में रीति नीति और शब्दावली सब कुछ मोदी जी के आने के बाद बदल गया। उत्तराखंड में भी तो यही रिवाज चल रहा था, हर 5 साल में लोग कहते थे सरकार बदल जाएगी, लेकिन वापसी हुई, जबरदस्त तरीके से भाजपा जीती। उत्तर प्रदेश में भी यही रिवाज चल रहा था, लोग मानने को तैयार नहीं थे। राजनीति में अंधविश्वास तो इस कदर था कि लोग कहने लगे थे योगी जी इतनी बार नोएडा आ गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन योगी जी ने भी, मोदी जी ने भी लगातार रिवाज को बदला है। तो राजनीति में जो रिवाज चला आ रहा था केवल शासन का, भ्रष्टाचार का, उस कांग्रेस के रिवाज को भी मोदी जी ने बदला है और मोदी जी सेवा का रिवाज लेकर आए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जगह स्वयं को प्रधान सेवक स्वीकार करके पूरी भाजपा के कार्यकर्ताओं को 365 दिन 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए छोड़ रखा है, और हम सब लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, आ रहा हूं जयराम जी, जरा ये जयराम जी जो ये मुद्दा आपने उठाया है रिवाज वाला, जरा एक बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले ले, उसके बाद मैनिफेस्टो पे भी चलेंगे, फिर आऊंगा आपके पास वापस। हमारे साथ हिमांशु भट्ट भी है, उनके पास भी चलूंगा। पहले चलते हैं ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। ज्योति, क्या रिवाज बदलने वाला है, क्या पैटर्न बदलने वाला है? जयराम विप्लव साहब कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा साहब परमानेंट वाली दवाई लीजिए, ये 5-5 साल वाले से काम नहीं चलेगा। मैं तो शुरू करूंगा रामधारी सिंह दिनकर की बात से कि हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों की राह रोके राह, समय ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आज प्रधानमंत्री ने सोलन में क्या बोला? आज प्रधानमंत्री सोलन में बोले कि स्थिर सरकार होने नहीं देती है विपक्ष की पार्टियां। आज प्रधानमंत्री सोलन में क्या बोले हिमाचल में कि झूठे वादे करते हैं विपक्षी पार्टियां। मैं पूछना चाहता हूं कि ये झूठे वादे जो आज प्रधानमंत्री ने की है, क्या ये 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने नहीं की थी? क्या इन्होंने 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में देने की बात नहीं की थी? ये झूठे बातें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और सारे राज्यों के, आप देखें सारे राज्यों के जितनी सरकारें बनी हुई है उनको रीसेट करने में लगी रहती है। और आज देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है, आप पूरे देश सबको वाकिफ है। आज जो ये पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे मोहल्ले में जो ये पेट्रोल की दाम और सब्जियों की दाम और पूरे जो घर में खर्चों की दाम जो बढ़ा रखी है, जो 3 महीने में 15% बढ़ी है। आज ये देश पहला जो आरोप लगाया, आज मैं मुद्दे पर भाषण नहीं, ये जो पहला आरोप लगाया उन्होंने कहा भ्रष्टाचार,
और उन्होंने उस स्टेट में थे जहां से हर दूसरे और तीसरे घर से नौजवान सेना में होता है। उन्होंने कहा जो सेना के जितना भी प्रोक्योरमेंट था आजादी के बाद से लिया नहीं जा रहा था, वरना दलाली हो रही थी। ये एक बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का उन्होंने हिमाचल की धरती से लगाया। हिमाचल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि वो आज बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। आज के देश के युवा 42% आज बेरोजगार हैं। आज केवल हिमाचल में ही 7.28% बेरोजगार हैं युवा। वहां वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते महंगाई की, वो बात नहीं करना चाहते हैं शिमला में जो आज महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, आज जो अनुसूचित जाति, आपको पता है कि आज हिमाचल में आज ये पूरे देश का ये तीसरा स्टेट है जहां पर सीनियर सिटीजन सेफ नहीं है। आप वो किसकी बात करते हैं? वो चले जाते हैं कहीं और। वो आज कितनी हल्की बात किया उन्होंने बात, लेकिन जीतेगा वही, सिकंदर वही जो जीता। ठीक है, आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं जयराम जी आपके पास। एक बार हिमांशु भट्ट जी को, ठीक है ना, तो हिमांशु भट्ट साहब, नहीं आपने बात की है। 1 मिनट में आ रहा हूं, ज्योति 1 मिनट में आ रहा हूं, एक बार हिमांशु जी को भी जोड़ लीजिए। आ रहा हूं ज्योति, 1 मिनट में। हिमाचल की टोपी की बात कर रहे हैं, वो हिमाचल की टोपी की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी और हिमाचल जो हिमाचल में जो बेरोजगारी की बात है, ये रिपोर्ट नहीं है, जो स्थिति है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट है। चुनाव एक साथ, ज्योति जी 1 मिनट, ज्योति जी नहीं हो रहा है। अगर ये काम सिर्फ 2 जगह आप कर सकते हैं, या तो आप शिमला जाइए या तो अहमदाबाद जाइए, वहां जनता खड़ी रहेगी, आराम से भाषण दीजिए, नहीं होगा। एक वैलिड पॉइंट आपने उठाया, मैं उस पॉइंट को लेकर आगे चलूंगा। आप बीजेपी से सहमत ना हो, किसी से सहमत ना हो, आप उंगली उठाइए, दोबारा आ जाऊंगा। एक बार सीधे चलते हैं हिमांशु भट्ट जी के पास, और हमारे साथ राजेश गुप्ता भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। हिमांशु भट्ट साहब, गुजरात में बताइए सर क्या हो रहा है? बार-बार आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उसका वोट परसेंट बढ़ रहा है, पहला। दूसरा, बीजेपी सबसे बड़ा पॉपुलर चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है साहब, गुजरात अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर उतर जाते हैं, बीजेपी चुनाव जीत लेती है। तीसरा फैक्टर, क्या कांग्रेस कोई साइलेंट गेम खेल रही है? हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, रूरल गुजरात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तीनों पर अपनी राय रखिए हिमांशु जी। अच्छा, मैं शुरुआत करूंगा आपको थोड़ी सी हकीकतें बता के। देखो, पिछले 25 साल के चुनाव जो भी हुए हैं, हाँ, गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा नहीं हुआ है, एक हकीकत। दूसरी हकीकत यह कि ये ही पिछले 25 सालों में कांग्रेस का वोट शेयर 30% से कम कभी नहीं हुआ है। तो ये बात समझ में आती है कि ये दो तरफा फाइट रहती है। अभी 2022 में आप नाम का एक तीसरा परिबल है, तो ये आप क्या करेगा? आलोक जी ने अभी जयनारायण व्यास की बात की, तो मैं आपको ये हकीकत भी साथ में जोड़ देना चाहूंगा। जयनारायण जी ने भाजपा छोड़ी है, और भाजपा क्यों छोड़ी? पिछले 2 चुनावों से या तो उनको टिकट नहीं मिल रही थी, या फिर वो हमेशा हारते आए हैं। जब भाजपा की लहर थी तब भी वो हार चुके। और दूसरी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंद्रनील राजगुरु करके राजकोट के एक कांग्रेसी नेता, वो भाई साहब गए थे आप में, और अभी कल उन्होंने फिर से घर वापसी की है। तो ये तो सब चुनाव का मौसम आता है ना, तो ये अदला बदली। मैं हिमांशु जी इसमें नहीं जाऊंगा, अभी बहुत होगा ऐसा। जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी लोग आएंगे जाएंगे, ये सब चलता रहता है। ये सब चुनाव में ओपन है, अब कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई लॉयल्टी नहीं होती, जिसको जहां मौका मिलता है चला जाता है। ये सब कहने की बात। मेरा ये कहना है कि इस बारी के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अब तक तो जो भी वोटिंग होता था वो 2 पार्टियों में बच जाता था, मगर अभी तीसरी पार्टी इसमें आई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तीसरी पार्टी प्रस्थापित है गुजरात? मेरा जवाब होगा ना। उनकी बहुत स्पोराडिक प्रेजेंस है अर्बन एरियाज के अंदर, और गुजरात में अभी भी 55% सीटें ग्रामीण इलाकों की है। जो आलोक साहब ने बताया वो मैं बताऊंगा आपको कि 55%, और जहां पर बहुत कम आपका प्रभाव देखा जा रहा है। और तीसरी बात जो आपने पूछी थी कि कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस इस बारी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली हुई लगती है। अभी जो पहला लिस्ट आया जो उनका 42 उम्मीदवारों का,
उस पर से ये प्रतीत होता है कि सालों के सालों जो कार्यकर काम कर रहे हैं उनको टिकटें दी जा रही है, और जैसे आपने कहा कि बहुत साइलेंटली काम हो रहा है, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, कोई बड़ी रैलियां नहीं हो रही है, मगर ग्राउंड पे ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है और वो और मजबूती की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस बार ही फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आपकी बात माने भट्ट साहब, तो अभी भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है चुनाव। यस, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आप जो है वो दोनों के थोड़े थोड़े वोट्स लेगा, लेकिन उसका फायदा कहां किसे पर होगा? किसको देखिए, बिगाड़ेगा? मैंने किसी से वो बात आने करी वाले साहब गुजरात में, तो उन्होंने कहा साहब आप भी जो कंसंट्रेट कर रही है वो अर्बन वोटर्स पर कर रही है, रूरल यस, पर अर्बन नहीं। वोटर्स। अब आप जाइए ओबीसी वोटर पर, अब आप जाइए कच्छ वाले इलाके में, अब आप जाइए बैकवर्ड पर, अब आप जाइए एससी एसटी पर। Yes. ये जो वोट बैंक है रूरल वाला, बंजारा कम्युनिटी पर जाइए आप, ये वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, नहीं हो कांग्रेस रहा है, और पार्टी का आदिवासी चुनाव हाइप नहीं पकड़ रहा है, ये लोगों का कहना है। यस, आदिवासी तबका जो है, जहां पर गुजरात के अंदर एक चीज बराबर समझने की जरूरत है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, चाहे फिर वो दूध का हो, चाहे फिर वो बैंकिंग का हो, या चाहे फिर वो पशुपालकों का हो, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, और आ रहा हूं, जिनका- भट्ट साहब आ रहा हूं। जिनका एक बार राजेश जी जुड़ गए, जरा सवाल लेके आए। राजेश भाई, भट्ट साहब है, हिमांशु भट्ट साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो कह रहे बहुत ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। कहा क्योंकि अभी आप आए हैं, थोड़ा वक्त चाहिए होता है राजनीति में भी। जो लोग कहते हैं कि आप जाकर पंजाब जीत गए, मैं उनसे यही कहता हूं कि साहब आप 14 में देखिए कितने एमपीज थे, और 12 से शुरुआत करी थी, 22 में सरकार बनाई, 10 साल लगे इस पार्टी को वहां पर स्थापित करने में। ऐसा नहीं था कि गए चुनाव लड़ा जीत गए। राजेश गुप्ता जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सुनता हूं कि 10 साल पुरानी पार्टी इतना ज्यादा खतरा पैदा कर रही है कि उसके बारे में इतनी चर्चाएं होने लगे और सबको बहुत घबराहट हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि 2012 में शुरुआत करी, तब तो आंदोलन था, 2013 में सरकार बनाई दिल्ली के अंदर और 15 में बनाई, 20 में बनाई। देखो, जब ट्रेन चलती है ना तो स्पीड धीमी होती है, लेकिन जब एक बार रफ्तार पकड़ लेती है तो झटपट झटपट और धक 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 भागती है। तो अब तो आम आदमी पार्टी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली और पंजाब होते हुए अब वो हरियाणा भी जरूर पहुंचेगी और पहुंचने वाली है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी किसी ने 2015 में नहीं कहा था कि 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। कोई नहीं मानता था कि दिल्ली में 2020 में लगातार तीसरी बार सरकार तो बन जाएगी, लेकिन 62 सीटें आएंगी। जब ये रफ्तार बढ़ती है, जैसा मैंने कहा, जब लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड किसी पार्टी की तरफ होता है, देखिए बीजेपी के लिए देने के लिए क्या है, 27 साल से वही बातें हो रही है, वही बार बार चीज है। कांग्रेस का भी लोगों ने देख लिया कि 27 सालों में कोई फर्क पड़ता नहीं है, 5 सीटें ऊपर 5 सीटें ज्यादा। तो लोगों को आज यंग जनरेशन, जो इंटरनेट की जनरेशन है, वो इतना टाइम नहीं लगाती। पहले टाइम लगा करता था, हाँ, धीरे 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 धीरे। अब तो इंटरनेट का जमाना है। ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं, एक बार क्विक रिएक्शन भी सुन लिया। जयराम विप्लव, तो लोगों ने मन बना लिया है राजेश जी कह रहे हैं बिल्कुल ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। अब ये वो पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये बिल्कुल राजधानी बन गई है। 6 स्टेशन क्लियर मिलेंगे एक बार रफ्तार पकड़ ली तो। जयराम जी, बिल्कुल, अगर राजधानी की रफ्तार चाहिए तो इंजन भी राजधानी का लगाना पड़ेगा, लेकिन इनका इंजन कैसा लगा हुआ है वो पंजाब और दिल्ली बार बार उसको दिखाता है। और जो ये कह रहे हैं कि ये जनरेशन इंटरनेट वालों की है, तो ये इंटरनेट वाला जनरेशन तुरंत जाता है यूट्यूब में और ट्विटर पर चेक करता है 6 महीने पहले ये क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे हैं। तो दिल्ली का और आज पंजाब का जो हाल है उसको देखते हुए पूरे देश में इनकी रफ्तार वही की वही रह गई है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पंजाब के साथ 4 और राज्यों में इलेक्शन हुए थे, ये तो उत्तर प्रदेश भी जीत रहे थे, गोवा भी जीत रहे थे, उत्तराखंड भी जीत रहे थे, और इनकी दारू क्रांति दिल्ली से चलती हुई पंजाब होती हुई हर राज्य में दिखाई पड़ती है। जितने उम्मीदवार लाते हैं सीएम कैंडिडेट वो भी कमाल के होते हैं। तो जनता सब कुछ देख रही है, जनता देख रही है कि ये किस प्रकार से ये चुनावी हिंदू बनने का ड्रामा भी करते हैं और बाकी मुद्दों पर किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। तो इनकी पूरी चीजें एक्सपोज हो चुकी है। ये जरूर है कि आने वाले दिनों में अगर कोई झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड होगा तो केजरीवाल साहब को मिले। राजेश जी, क्योंकि आप पर सवाल उठाए, 15 सेकंड में दे दीजिए, फिर जाना है आलोक सर के पास और ज्योति जी के पास भी। देखिए,
देखिए, इन्होंने कहा कि झूठ बोलने का अवार्ड तो मैं कहूंगा कि गूगल कर लें और लिख लें, फेकू लिखे, इनको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे के लिए नेट के अंदर लोग देखा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इनको ये बात समझ लेनी चाहिए, वो पार्टी जो कह रहे हम झूठ बोलते हैं, जिस पार्टी ने अभी एक पुल गिर गया उसकी जांच कराने को राजी नहीं, शराब की बात करते हैं, 50 लोग अभी मरे हैं, 2 महीने हुए हैं, कौन सी जांच करा ली इन्होंने? कोई जांच नहीं कराएंगे, झूठ बोलेंगे। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री बंगाल के अंदर ये बोलते हैं कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जो प्रधानमंत्री को बोलने का। और सुनिए, हम एक मिनट, हम कैसे मुख्यमंत्री लेके आते हैं? अभी तुमने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल लिए, बदले ना? तुमने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले या नहीं बदले? मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब दीजिए। आपने गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदले अभी में? आपने दिल्ली में एक बार सरकार में कितने मुख्यमंत्री बदले? वहां पर है आपके पास में जवाब? आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठने के लिए पीछे भागते हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठने के लिए मुख्यमंत्री पीछे भागते हैं। ये इज्जत देते हो मुख्यमंत्री को? एक लाइन बस पूछना चाहता हूँ, कितने मुख्यमंत्री बदले? जवाब दीजिए, कितने मुख्यमंत्री बदले? मुख्यमंत्री पीछे भाग रहे हैं कि गाड़ी में बिठा लो साहब, गाड़ी में बिठा लो साहब। मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती, एक मुख्यमंत्री की बेइज्जती, वो कह रहे गाड़ी में बिठा लो साहब, गाड़ी चला दी। यही इज्जत देते हो आप अपने मुख्यमंत्री को? अरे भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ बैठते हैं, आपके मुख्यमंत्री की तरफ पीछे नहीं भागते। दिल्ली में मदनलाल खुराना, दिल्ली में मदनलाल खुराना, दिल्ली में सुषमा स्वराज, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। वो आपकी हालत समझे? आ रहा हूँ, आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, जयराम जी आ रहा हूँ, गुप्ता जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा, ज्योति जी के पास। ज्योति जी, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें महिलाओं को हर महीने पैसा देने की बात है, उसमें 1 लाख रोजगार आपने वादा किया है कि साहब जब पहली कैबिनेट होगी कर लेंगे। इश्यूज क्या है? क्योंकि आप विपक्ष में 3 बड़े मुद्दे आप जो ऑफर कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, वो तो अभी हर पार्टी जो भी चुनाव लड़ेगी ऑफर करेगी। 3 बड़ी इश्यूज हिमाचल में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्या लेकर जाएगी जनता के बीच में? कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही है वहां। विपक्ष आज कांग्रेस जो मुख्य मुद्दे लेकर जाएंगे वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है और भ्रष्टाचार, और जो वहां पर जो क्राइम है हिमाचल में भी और गुजरात में भी। आप गुजरात की बात करते हैं, हमारे ही चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने बताया कि अखिल भारतीय पेपर लीक भर्ती घोटाला पार्टी है। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2014, 15, 16, 17, 18 पटवारी से लेकर चीफ फिशर से लेकर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से लेकर सारे में घोटाला किया इन्होंने, पर्चा भरने से लेकर नौकरी भर्ती से लेकर। आप बात करते हैं जब गुजरात की, तो आप अभी हाल में कुछ दिन पहले ही आपके मोराबी में घटना हुई, कितने लोग मर गए। लोग वहां, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं और 300 किलोमीटर दूर पर रहकर वहां पर जश्न मना रहे थे। ये उनकी संवेदना है। पार्टी जाएगी वहां पर जहां एक रिया के कहने पर एक पुड़िया हीरोइन के लिए पूरा पुलिस छान मारी, और जहां पर कि वहां पर कितना किलोग्राम मिला, कितना किलोग्राम वहां पर ड्रग्स मिला, लेकिन उसका पूछने वाला कोई नहीं है। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की भी जिम्मेदारी है। आपको ये बात समझना होगा, गुजरात में भी और आपको वहां पर भी। आप अभी देखें बिल्किस बानो के हत्या के मामले में, जो रेप के मामले में अभी वो आदमी छूटा और अभी छूटकर उसको लोग माला भी पहनाए। तो ये संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी की भी आ रहा हूं जयराम जी, भी देखना होगा। 3-4 इशू दिए, चाहे वो ड्रग्स वाला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार वाला हो, चाहे पेपर लीक का हो और चाहे बिल्किस बानो का। जयराम जी आ रहा हूं, एक बार आलोक सर के पास। आलोक सर, कोई मेजर इशू मैं नहीं देख पा रहा हूं जी कि बहुत मेजर इशू हो जिस पर चुनाव हो रहा हो, या शायद अब तक चुनाव का जो ट्रेंड होता है जिस पर चुनाव होता है वो अभी तय नहीं हुआ, मतलब वो वेवलेंथ दिख नहीं रही है। मैनिफेस्टो जारी करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो अपनी जगह, लेकिन कोई मेजर एजेंडा सेट हुआ हो, वो मेजर एजेंडा दिख नहीं रहा है सर। आलोक सर, आपको नहीं लगते हैं? रजत जी, हमारे कांग्रेस के मित्र से मैं सहमत हूं कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है। इंदिरा गांधी के भाषण उठा लीजिए, तब भी यही मुद्दे थे।
इंदिरा गांधी जब उनके भाषण निकाल लीजिएगा, मेरे पास भी रखे, आप भी देख लीजिएगा। तो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था जब मैंने हाथ खड़ा किया, देखिए ये कहना कि रूरल एरिया में लीडरशिप का गुजरात में अभी भी समस्या है, इसीलिए हार्दिक पटेल छोड़ के गया। दूसरी तरफ अपने जो मित्र कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि बहुत तेजी से चलने वाली गाड़ी होती है। जरा आलोक सर थोड़ा क्लेरिफाई करिए, हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर हो और जिग्नेश मेवानी, आप पिछली बार का चुनाव याद करिए, इन्हीं तीनों ने एक चुनाव को आप जिसको कहिए प्रोपेलिंग पावर दी थी, और वो प्रोपेलिंग पावर के सहारे ही कांग्रेस आगे बढ़ी थी। यही तीन थे, मतलब मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि ये प्रोपेलिंग पावर थी जिसने कांग्रेस को थोड़ा सा खींचा था, वरना शायद 15-17 सीटें और कम आती कांग्रेस पार्टी को। आज वो प्रोपेलिंग पावर नहीं है, तो क्या वो प्रोपेलिंग, जिग्नेश मेवानी को आप छोड़ दीजिए, वो अभी है पार्टी, वो दोनों लोग आज बीजेपी के साथ हैं, तो क्या उन्होंने ये मान लिया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती? यही होता है, वरना तो यंग लीडरशिप थी, वर्किंग प्रेसिडेंट तक बन गए थे हार्दिक पटेल। बिल्कुल, मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि जो एक लीडरशिप उभर करके आ रही थी, जिसकी वजह से जीत के आए, उस समय ऐसा नहीं कि उसको कोई पोजीशन मिल गई। हार्दिक पटेल का जाना कांग्रेस की कमजोरी की निशानी है। दूसरा बात, जब आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम बहुत जल्दी में सब कुछ कब्जा कर लेंगे, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को कैसे भूल जाते हैं? आप तो वहीं के रजत जी, और उनको मैं 71 से मैंने देखा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह तेजी से आए, जनता दल आज कहाँ दिखाई देता है, उसके बाद भी कहाँ दिखाई दिया? 91 के बाद टुकड़े टुकड़े हो गए। आम आदमी पार्टी ईमानदार की छवि वीपी सिंह से ज्यादा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, वो इतने बड़े नेता भी नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह तेजी से आए थे, ईमानदारी के बल पर आए थे, जनता के मुद्दों को लेकर आए थे, लेकिन बहुत जल्दी पार्टी उखड़ गई। तो आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट जीत लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा, और देश, दिल्ली तो स्टेट भी नहीं है, दिल्ली तो एक छोटा केंद्र शासित राज्य है जहां 7 सीटें हैं पार्लियामेंट की। इसलिए मुझे लगता है जल्दबाजी में ज्यादा चोट नहीं खाना चाहिए। जल्दबाजी में अरबों रुपए इकट्ठा कर लीजिए और खर्च कर दीजिए, वो भी अपने आप में बदनामी होती है, नीरव मोदी बन जाते हैं फिर। इसलिए ये कोई भी राजनीतिक दल दावा करता है तो एक बार भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब, जो सवाल मैंने आलोक सर से किया वही सेम सवाल आपसे भी, क्या ये माना जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि मैं गुजरात में बसता हूँ, 25-30 साल से मैंने देखा है, और मेंटालिटी हर एक तबके की अलग अलग होती है, हर एक प्रदेश की अलग अलग होती है। और आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं ना, ये डोल्स की मेंटालिटी अभी गुजरात में नहीं है साहब। तो ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे करके जो बात करेगा ना, उनको अल्टीमेटली वोट्स नहीं मिलने वाले। वो लोग वोट काट पाएंगे किसी के, कहीं कांग्रेस के, कहीं बीजेपी के, मगर वो लोगों को इतना व्यापक जन समर्थन नहीं मिलने वाला है कि जो लोग फ्री डोल्स की बात करते हैं। सर, फ्री डोल्स का वो जमाना गया। आज यहां गुजरात की सड़कें देखिए आप आके, काफी चीजें हैं जिनकी बात कर सकते हैं हम। विकास की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि 25-30 साल में कुछ नहीं हुआ है। शायद हम जो स्पीड से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्पीड से नहीं हुआ। आज मैं जहां बैठा हुआ हूं वो शहर के अंदर, सूरत शहर के अंदर 116 ब्रिजेस है। कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना भी कर सकते हो कोई शहर के अंदर 116 ब्रिज हो इंडिया के अंदर? ठीक है, तो ये बात एक बार जयराम विप्लव जी के पास। जयराम जी, 2-3 चीज है जो आपसे समझना है। ठीक है, एक बड़ा पावरफुल प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके साथ है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, चीफ मिनिस्टर को चेंज करना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेंज करना, सिटिंग विधायकों के टिकट काट देना, क्या ये थोड़ा रोष पैदा करते हैं काडर के अंदर? पहला। दूसरा, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है? बार बार लोग ये पूछते हैं, लेकिन चुनाव का रिजल्ट कहता है साहब कोई एंटी इनकम्बेंसी। कहा साहब यहां तो प्रो कम्बेंसी। रजत जी, पहले सवाल का जवाब तो आलोक सर या भट्ट साहब जैसे विश्लेषक दें तो ज्यादा अच्छा उत्तर देंगे। दूसरी चीज, मैं दूसरे विषय पर आता हूं। आपने जो कहा एंटी इनकम्बेंसी, तो ये 2014 के बाद प्रो इनकम्बेंसी का जमाना है। आपने देखा जिन राज्यों में सरकार नहीं रिपीट होती थी, 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज था, वहां रिवाज बदल गया लेकिन सरकार नहीं बदली। तीसरी चीज, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वसनीयता का। जो चेहरे आज पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जो चेहरे घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और वो जनता के बीच में कितना समय देते हैं, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। तीसरी चीज,
कांग्रेस कह रही है मुद्दा तो सही में बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे राहुल गांधी जी लेकर आते हैं। कभी वो कोड़े मारने लगते हैं अपनी पीठ पर, कभी वो मेमने को कंधे पर उठाकर घुमाते हैं, कभी वो फीता बांधते हैं, कभी हिजाब को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों से वाकई जनता काफी लाभान्वित हो रही है। जनता के मुद्दे हैं और आने वाले समय में उनको इसका लाभ भी मिलेगा। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें बड़ी खुशी है कि हम तेज रफ्तार से चल रहे हैं और हमारी चर्चा डिबेट में हो रही है। भैया, जब झोलियां भर भर के मुफ्त में विज्ञापन जब देंगे, 9 लाख का सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं पराली को खत्म करने के लिए और 90 करोड़ का विज्ञापन दे डालते हैं, तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। चर्चा तो हर किसी की होती है। चर्चा तो 2014 में भी ये बनाने की कोशिश हुई थी कि काशी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर केजरीवाल जीत रहे और एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा जा रहा था। बीते 4 राज्यों के चुनाव में आपकी जमानतें जब्त हो गई, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे क्योंकि आप सुविधा की राजनीति करते हैं। दूसरा, स्पीड कई बार अगर ज्यादा हो ना तो एक्सीडेंट भी होता है, और वो एक्सीडेंट आपके गोपाल इटालिया ने दिखा दिया। वो एक्सीडेंट आपके राजेश जी रिप्लाई कर दीजिए। कहा साहब ज्यादा तेज चलेंगे तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। राजेश जी, राजेश गुप्ता जी, आपने कहा तेज चल रही गाड़ी, उन्होंने कहा साहब तेज गाड़ी का तो एक्सीडेंट ही होता है। और उसी एक्सीडेंट का परिणाम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन, अरे साहब चुप हो जाइए। जब आप बोल रहे थे तो हम चुप थे ना। आप सुनिए, रोज ट्रेन के एक्सीडेंट हम देखते हैं, बहुत सारे पुल बने हैं गुजरात। अरे शांति से बात करो, जो कहना है एंकर से कहो। क्या कह रहे हो? तमीज से बात करो। बीच में मत बोलिए फिर। तमीज आप कौन दिखाई दे रहा है? कितनी तमीज है आपकी? बीच में मत बोलिए। अरे तुम्हारे नेताओं की बदमाशी गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। होगी तो बात नहीं, सीबीआई बदतमीज बात करने की तमीज नहीं है। मेरे एंकर से रिक्वेस्ट है, इसका बात करने की तमीज नहीं है। मुद्दा नहीं होगा तो तुम तलाक किया करो। आगे बदतमीज करके टीवी पे ऐसे बदतमीज लोग टीवी पे बोलते हो। ऐसे बोलो मेरे मित्र, ऐसे बदतमीज लोगों से बिना पढ़े लिखे जाहिल लोगों से डिबेट नहीं करते। बदतमीज तुम्हारे चेहरे पे बदतमीज बिना पढ़े लिखे जाहिल आदमी हो तुम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हारी पार्टी का चेहरा तुम टीवी पे आके दिखा रहे हो। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। बताओ पंजाब में क्यों जल रही है? तुम्हें तमीज नहीं है। बताओ दिल्ली के लोग तुम ये बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? वो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? बात नहीं करते है कोई जवाब नहीं होता। तुम गालियां निकालते हो। तुम जहां पर विपक्ष में हो वहां गालियां निकालते हो। गोली चलाते, गोलियां चलवाते हो। हिंदुवादी नेता दिखाई दे रही है। पंजाब में गोलियां चलवाई और जहां पर विपक्ष में हो वहां हिंदुओं को गाली देते डिबेट हो रही है। और मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। डिबेट में जब कुछ बोल नहीं पाते तो मैं डिबेट नहीं करता ऐसी। अगर आप इस बदतमीज आदमी को चुप नहीं कराएंगे मैं डिबेट नहीं करता। तो अरे जाओ ना, निकलो। आप इधर चुप कराएंगे या नहीं? निकलो। आप इधर चुप कराएंगे या नहीं? इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। डिबेट कैसे होगी? इसने अपनी बात बोलनी, मुझे बोलने दीजिए। दर्शक भी देख रहे हैं कौन बदतमीज है। एक आदमी बोलेगा ना, जब ये बोल रहे थे क्षमता नहीं है। देखिए बोले जा रही है, ये क्या डिबेट है? मैं फिर से पूछता हूँ दिल्ली में कितने स्कूल बनाए? दिल्ली में कितने कॉलेज बनाए? सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? बताओ ना। एंकर पूछोगे तुम पूछोगे? अरे बताओ ना, पहले बताओ। उत्तर नहीं आता, लिख के नहीं दिया केजरीवाल ने आज उत्तर क्या? इस आदमी को चुप कराओगे आप? ये डिबेट नहीं है। अरे उत्तर नहीं दिया, डिबेट छोड़ रहे हो मेरे भाई। हम डिबेट छोड़ रहे हैं। हम डिबेट नहीं करेंगे। अगर एंकर को डिबेट नहीं करनी आती है मैं डिबेट छोड़ूंगा। आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है। एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट राजेश गुप्ता जी, एक मिनट। मैं इसलिए नहीं बोला था आप लोग को स्कोर सेटल करना हो कर लीजिए, मैं इसीलिए शांत था क्योंकि मैं चुप कराता पहले तो आप कहते साहब हमको बोलने नहीं, मैं इसीलिए चुप हो गया। मैंने कहा स्कोर सेटल कर लीजिए आप लोग, जनता तो देख ही रही सामने बैठ के। तो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा हो। हालांकि चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा देखने को मिलती नहीं, चाहे वो रैली हो, चाहे वो जुलूस हो, और माफ करिए जुलूस हो या फिर टेलीविजन चैनल हो,
आ रहा हूं आपके पास, अब रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा। हिमांशु भट्ट जी के पास आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं, थोड़ा सा चैन, थोड़ा सा जनता तो सुनी रही है, मुद्दे कहां जा रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। ये कोई तरीका नहीं है ना। आ रहा हूं राजेश जी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक गिलास पानी पीजिए मेरी आप एक आदमी को बुलवाइए ना। राजेश जी एक गिलास पानी पीजिए आप, आ रहा हूं। नहीं, आप इनको चुप जयराम जी आ रहा हूं, जयराम जी चुनाव है, आप लोग आमने सामने मान लिया सर, मान लिया, लड़ लिया। मुझे 5 सेकंड आप दीजिए, मुझे आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं राजेश गुप्ता जी, आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए मुझको, एक बार आ रहा हूं जयराम जी, मैं आ रहा हूं, राजेश गुप्ता जी आ रहा हूं। आप लोग पर्सनल मत हो जाइए। देखिए क्या है, राजनीतिक लड़ाई लड़ने में मजा आता है, व्यक्तिगत टिप्पणी होने लगती है ना सर, तो फिर रोकना पड़ता है इस डिबेट को, और कुछ नहीं होता। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं, एक मिनट हिमांशु जी के पास जाऊंगा। हिमांशु जी, ये जो इश्यूज थे, जो इश्यूज की हम लोग बात कर रहे थे गुजरात के अंदर, जवाब नहीं दिया है। आज गुजरात क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है गुजरात के अंदर? पहला, प्राइम मिनिस्टर जब उतरते हैं तो लोग कहते हैं वहां पर मोदी की लड़ाई मोदी से है। पिछली बार भी लोग यही कह रहे थे, कहा साहब नाराजगी भी मोदी से है और मोहब्बत भी मोदी से है, पहला। दूसरा, लोग कहते हैं कि साहब एक गुजरात अस्मिता भी है, कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पहला। दूसरा, लोग ये भी इस बात को कहते हैं कि साहब देखिए इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोब पे गुजरात का अभी कहां तक चल रहा है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, पुतिन साहब तारीफ करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो एक गुजरात अस्मिता भी वहां पर आ जाती है। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है भट्ट साहब? नहीं, मेरे हिसाब से तो क्या है, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे हैं ना आप, एक नाराजगी, कोई एक पक्ष की सरकार 25-30 साल से चल रही हो, जहां पर वहां एक छोटी सी नाराजगी होती है, इनके प्रश्न भी होते हैं। मगर क्या होता है कि जब सन ऑफ द सॉइल हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो जब अपने घर वापस आता है ना, तो वो लोगों का वो एक उमड़ पड़ता है, लोगों का प्यार उमड़ पड़ता है, एक लव हेट रिलेशनशिप जो दोनों के बीच में जो होता है ना, वो आ जाता है सर। और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो मोदी जी के फैक्टर की वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती। यहाँ पर बहुत सही बात मानो मैं बताऊं मैं, तो क्या होता है कि जब प्रचार की बात आती है, प्रसार की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तब भी हम लोग देखते हैं कि लोगों के लिए मोदी, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी शहंशाह है, वैसे मोदी शहंशाह है। 1 से 10 नंबर पर वो ही है, 11 नंबर पर कोई आता है। और जहां तक बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करने की बात है, गुजराती कल्चर ऐसा नहीं है। मगर तकलीफ ये है कि एक प्रेजेंटेबल चेहरा जो पूरे राज्य में राज्यव्यापी हो और जिन्हें लोग स्वीकार कर सके, ऐसा कोई चेहरा अभी तक विपक्ष दे नहीं पा रहा। ठीक है, ठीक है, इसी बात, ज्योति कुमार सिंह जी, वही बात है, अगर आप घुमा के इस बात को करिए तो वोट लेने वाला चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट ले नहीं पाई। और वही बात भट्ट साहब कह रहे हैं, भट्ट साहब कह रहे हैं साहब वोट लेने वाला चाहिए था, लेकिन कोई वोट नहीं ले पाया। ऐसा चेहरा इतने सालों में नहीं दे पाए, इसीलिए जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, आज आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं पता चुनाव में क्या होगा, लेकिन हां, चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही। आप कहां देख रहे हैं और जो भी और पार्टियां हैं वो कहां देख रही हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता है कि इस देश में जो विभिन्नताएं और जो समाज में बांटने की जो प्रयास किया जा रहा है, और इस देश में जो बेरोजगारी की जो चरम सीमा पार कर गई है और लोगों के निवाला छीने जा रहे हैं, वो मुद्दे हैं। आप माने या ना माने, जो कांग्रेस पार्टी गुजरात में 18.1% ग्रोथ रेट छोड़ा था, आज वो निगेटिव है गुजरात में। इस बात को समझना होगा कि मोराबी में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सरकार है। आपको इस बात को समझना होगा कि वहां पर जो 3 महीने में जो 15% जो महंगाई बढ़ी है, वो आपको समझना होगा। आप बात कर रहे हैं और ये बहस कहां लेके जा रहे हैं, आप कहां से कहां जा रहे हैं? बहस तो होनी चाहिए कि लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, बहस होनी चाहिए कि गुजरात के मैं बहस के पॉइंट पे नहीं बात कर रहा हूं। ज्योति जी मेरी एक बात सुनिए, ज्योति जी एक बात तो सुन लीजिए। जो भट्ट साहब कह रहे हैं, जो आलोक सर कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से समझिए आप, फिर जयराम जी के पास जाएंगे। भट्ट साहब ये बात कह रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं गुजरात, और मैं इस बात से उनके वाकिफ कि वहां पर वोट लेने वाला आदमी चाहिए था, वो चेहरा चाहिए था जो खड़ा हो जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने सालों में नहीं दे पाई। दे देती तो आप चुनाव जीत जाते।
आप लोग जो इस देश को जिस तरह मोड़ना चाह रहे हैं, देश उस तरह मुड़ेगी नहीं। देश मुड़ेगी उसी विचारधारा पर। यह सेक्युलर कंट्री है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप मुड़ना चाहते हैं व्यक्ति विशेष पर जाकर। वो नरेंद्र मोदी की बात करना चाहते हैं कि पूरे भाषण में झूठ बोलते हैं। वो बात करना है बेरोजगारी की, वो बात कर रहे हैं हिमाचल की टोपी की। वो बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव होगा, मान लीजिए चुनाव है, आज गुजरात के चीफ मिनिस्टर की चर्चा नहीं होगी। आप बात समझिए ज्योति जी, बात समझिए। लोगों को चर्चा घूम फिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। किसान मोदी चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी ने जिसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है, अध्यक्ष बनाया, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा किसकी होगी? अरविंद केजरीवाल की होगी। कांग्रेस पार्टी की जब चर्चा शुरू होगी तो चर्चा कहाँ होगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। क्या कोई पार्टी तो जो भी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व होता है उसी पर चर्चा होती है, उसी पर वोट मिलता है। बाकी स्टेट लीडरशिप क्या होती है उसका काम होता है, वो मैं 30% मानता हूं। जयराम विप्लव जी, आप चेहरे पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? आप पार्टियों की विचारधारा पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप उसकी पॉलिसी पर नहीं बात करना चाहते हैं? देखिए ज्योति जी, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि आप बीच में बोले तो मैं आप बोल सकते हैं, लेकिन अब आपका समय खत्म हो गया, मैं बोल रहा हूं। अगर आपको इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूं। दूसरी चीज, आप देखिए इन्होंने राजस्थान के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया। अरे सर आपने बोला, बोल लीजिए। नहीं, आप फिर राजस्थान चले गए। आप बात करें हिमाचल की, आप बात करें हिमाचल की, जहां पर कि पूरे देश में ये तीसरा जगह है जहां पर सीनियर सिटीजन सेफ नहीं है। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? कांगड़ा जहां पर सबसे ज्यादा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप एक नरेंद्र मोदी की बात करना चाहते हैं। रजत जी, मैं इनका दुख समझ सकता हूं। कांग्रेस की आजकल चुनाव में जनसभा नहीं हो रही है, इनकी रैली कहीं और चल रही है और चुनाव कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप देश को भटकाना चाहते हैं। आज पेट्रोल का दाम 73 रुपया से 100 रुपया के आसपास हो गया, उसकी बात आप नहीं करना चाहते हैं। आप जो चाय 202 में मिलता था आज 282 मिल रहा है, उसकी बात आप नहीं करना चाहते हैं। एक बार जो आपने बोला है कि मत बोलिए पूरे मुद्दों को, गुजरात के पॉलिसीज पर बात करिए, एक बार जयराम जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुनिए। मैं मानता हूं आप सहमत नहीं होंगे जवाब से, लेकिन कम से कम उनको जवाब देने बोलने से सच्चाई नहीं मानल जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूं 8 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखाओं से नीचे गए हैं। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि 8 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। यहाँ मत निकालिए ना सर कि कंटिन्यू आप भाषण देंगे। आप क्या चेहरे चेहरे की बात करते हैं? आप पॉलिसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं है ना, अपने समय में बोलिए। इनको मालूम ही नहीं है दुश्मन कौन है। ये तो रजत जी पे भी फायर कर रहे हैं धड़ाम से कि आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। अरे भैया ये मीडिया है, सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी ये कौन सा मेरे अनुकूल मेरा सवाल पूछते हैं? मुझसे भी सवाल पूछते हैं तो मैं अपना गन फायर क्या मीडिया की तरफ कर दूं? आप पूछे सवाल, लेकिन जो मुझे अपना पक्ष रखना है वो मैं अपना पक्ष तो रखूंगा। अरे भैया शांत हो जाइए। बौखलाहट आपकी समझ में आ रही है। पार्टी नहीं प्रचार कर रही हिमाचल में, गुजरात में, कहीं आप दिख नहीं रहे। बौखलाहट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो कि आप जो अनाप दिख रहा मेरे समय में आप बोल रहे हैं इतना, तो दिख रहा है कौन बौखलाया हुआ है। राजस्थान की क्राइम रिपोर्ट बता करके आप नाम बदल देंगे। गुजरात अभी और भी डिबेट होगी। आज थोड़ा वक्त की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और हमेशा ये कहूंगा कि जो भाषा की मर्यादा है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। युवा है, देश की जनता है, शाम को टेलीविजन खोलती है, इसलिए खोलती है कि वो देखे कि मुद्दे क्या है और पार्टियां किस चीजों पर बहस कर रही है। लोग जानना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्या करना चाहती है। जब जब भाषा की मर्यादा टूटती है तो एक सकारात्मक विषय पर बात नहीं हो पाती। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।